फरवरी का महीना स्टार्ट हो गया है और उसके साथ ही स्टार्ट हो चुकी है फॉरेन मेडिकल यूनिवर्सिटीज में एमबीबीएस प्रोग्राम में इंडियन स्टूडेंट्स की एप्लीकेशंस। बहुत बड़ी संख्या में इंडियन स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं। इंडिया में 1 लाख के करीब मेडिकल की सीट्स हैं, लेकिन 25,000 स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो हर साल इंडिया के बाहर की मेडिकल यूनिवर्सिटीज में एडमिशन ले लेते हैं। इतनी बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स जाते हैं तो जाहिर सी बात है कन्फ्यूजन होना लाजमी है। बहुत सा कन्फ्यूजन रहता है कि कौन सी कंट्री मेरे लिए सही रहेगी, उस कंट्री की कौन सी यूनिवर्सिटी मेरे लिए ठीक रहेगी, वहाँ पर प्रॉब्लम्स क्या आएंगी, किस तरह से उनसे हम पार पाएंगे, क्या क्या होगा, एडमिशन मेरा सिक्योर होगा, एनएमसी की गाइडलाइंस के हिसाब से ही हम यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट करेंगे। इस तरह के तमाम क्वेश्चंस स्टूडेंट और उनके गार्जियंस के होते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है गौरव पाठक और आज हम उन्हीं कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए इस वीडियो में बात करेंगे कि कौन सी कंट्री आपके लिए ठीक रहेगी और उनमें क्या क्या बेनिफिट्स हैं और क्या क्या निगेटिव चीज़ें हैं। केवल इसी चीज़ पर फोकस करेंगे कि आप एक इस वीडियो को देखने के बाद एक ऐसा डिसीजन ले पाएँ कि हाँ, मैं इस कंट्री में जाना चाहता हूँ और इसमें तो मैं बिल्कुल नहीं जाऊँगा। तो इस पे हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इंडियन स्टूडेंट सबसे ज़्यादा जिस कंट्री में जाते हैं उसकी बात कर लेते हैं, रशिया। रशिया में क्यों जाते हैं इंडियन स्टूडेंट्स? क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ और कंट्री दोनों ही इंडिया के साथ वेल कनेक्टेड हैं। यूनिवर्सिटी कैसे कनेक्टेड है? क्योंकि उन यूनिवर्सिटीज़ में 20, 25, 30 साल ऐसे हो चुके हैं जब से इंडियन स्टूडेंट्स जा रहे हैं। तो यूनिवर्सिटी को एक्सपीरियंस है इंडियन स्टूडेंट्स को हैंडल करने का। पहली चीज़, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जाते हैं तो दूसरी चीज़, इंग्लिश में पढ़ाने का एक्सपीरियंस है उनको। और इसके साथ ही उनको ये पता है कि इंडियन स्टूडेंट्स क्या क्या डिमांड करते हैं, कौन कौन सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो इंडियन स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट हैं। जैसे कि जनरली कहा जाता है कि इंडिया से आने वाले स्टूडेंट्स पढ़ाई में अच्छे होते हैं, वो पढ़ने में फोकस करते हैं, यूनिवर्सिटीज़ के प्रोफेसर्स ऐसा बोलते हैं। वहीं बहुत सी और कंट्रीज से भी स्टूडेंट्स वहाँ पर जाते हैं, जैसे कि मिडिल ईस्टर्न कंट्री के बहुत सारे, मिडिल ईस्टर्न रीजन से बहुत सारी कंट्रीज़ के लोग रशियन यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेते हैं। अरबिक हो गए, इसके अलावा जॉर्डन से बहुत लोग जाते हैं। इस तरह से बहुत सारे देश हैं, उनके स्टूडेंट्स आपको मिलेंगे। अफ्रीकन कंट्रीज़ से बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स मिलेंगे, ईस्ट यूरोप से बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स रशिया में मिलेंगे और साउथ ईस्ट एशिया से, जैसे कि थाईलैंड, मलेशिया वगैरह, यहाँ से भी बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स रशिया में मेडिकल की पढ़ाई करने जाते हैं। लेकिन इन सब स्टूडेंट्स के बीच में इंडियन का फीडबैक अच्छा रहता है, क्योंकि जनरली जो इंडिया के स्टूडेंट्स हैं वो नीट का एग्ज़ाम क्वालिफाई करके जाते हैं, यहाँ पर इतना टफ कंपटीशन देख के जाते हैं। इसके अलावा उनका मोटिवेशन होता है कि हमको वहाँ पढ़ाई करनी है। चूँकि इंडिया में हमें सीट मिल नहीं पाई इतने टफ कंपटीशन की वजह से, इसलिए हमने फॉरेन मेडिकल यूनिवर्सिटी का सिलेक्शन किया। इस तरह से फीडबैक अच्छा होता है तो स्टूडेंट्स को लगता है कि हाँ ठीक है, टीचर्स हमारे लिए सपोर्टिव हैं। ये बेसिक बेसिक बातें हो गई। अब आपने यूनिवर्सिटी सिलेक्ट कर ली कोई भी, अब कंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखोगे तो क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है। पहली चीज़, रशिया एक्सपेंसिव है। फ्लाइट की टिकट ही बहुत महंगी हो गई है आज की डेट में, तो ये एक बात रहती है। रशिया जाने वाले स्टूडेंट इस चीज़ का ध्यान रखें। लो कॉस्ट यूनिवर्सिटी आपने अगर सिलेक्ट कर भी ली रशिया में, मान के चलते हैं कोई एक ऐसी यूनिवर्सिटी जिसकी फ़ीस 3.5 लाख रुपए है पर ईयर की, 50,000 का हॉस्टल है, 4 लाख रुपए साल का खर्चा है आपका, आपने सिलेक्ट कर भी ली, तो भी साल में एक बार आना-जाना रशिया में आज की डेट में 70,000 रुपए से कम की टिकट आपको मिलेगी नहीं आने-जाने की। तो ये एक्सपेंसिव है। दूसरी बात, कॉस्ट ऑफ लिविंग रशिया के अंदर धीरे-धीरे बढ़ती जा रही है। तो स्टूडेंट इस चीज़ के बारे में बोलते हैं कि हम रशिया आ तो गए, दोस्तों ने बताया कि यहाँ खर्चा काफ़ी कम हुआ, लेकिन हम देखते हैं कि मंथली खर्चा 25,000 रुपए से कम में नहीं काम हो पा रहा है हमारा, अगर हम फूड की कॉस्ट को इंक्लूड कर लें। और फूड की कॉस्ट को अगर हम हटाएँगे भी, मेस में जॉइन कर लिया, तो भी हमें 15,000 रुपए महीना तो चाहिए ही चाहिए, और ये बात एकदम सच्चाई है। तो रशिया में कॉस्ट ऑफ लिविंग धीरे-धीरे बढ़ती जा रही है, और ये तो मैंने बहुत बेसिक बताया कि 15,000 रुपए की ज़रूरत होती है कम से कम, खाने के खर्चे को हटा दो। किसी-किसी स्टूडेंट्स के लिए ये खर्चा 25,000 भी हो जाता है या इससे ज़्यादा भी हो जाता है। तो एक तो ये चीज़ हो गई, तो रशिया में कॉस्ट ऑफ लिविंग हाई है। फिर दूसरी चीज़, बहुत से स्टूडेंट्स के मन में ये डाउट रहता है कि रशिया तो इंगेज्ड है एक कॉन्फ्लिक्ट में वेस्टर्न कंट्रीज़ के साथ में, या यूरोप की वजह से वेस्ट के साथ में उसकी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, जिसमें यूएस के बहुत सारे सैंक्शंस हैं। तो बैंकिंग से हमारा ट्रांसफ़र नहीं हो पाता पेमेंट का, और पेमेंट के लिए हमको यहाँ से डॉलर चेंज करा के इन हैंड लेके जाना होता है, और वहाँ जाके हम यूनिवर्सिटी के अकाउंट डिपार्टमेंट में या हम मनी एक्सचेंजर से चेंज करवा लेंगे, और फिर रशिया में मेरा जो अकाउंट होगा उसमें हम पैसा डाल सकते हैं। ये प्रोसेस बहुत से स्टूडेंट कहते हैं अरे प्रॉब्लम होती है इसमें, तो ये 2 प्रॉब्लम मैंने आपको बताई। इसके अलावा लोकेशन की भी एक बात रहती है। कहीं-कहीं एक्सट्रीम क्लाइमेट कंडीशन होती है, सर्दी बहुत ज़्यादा हार्श होती है, तो स्टूडेंट्स ये भी कहते हैं कि ये भी प्रॉब्लम एक हमें फेस करनी पड़ जाती है। इसके अलावा और तो कोई प्रॉब्लम रशिया के अंदर आती नहीं है।
फिर अच्छी चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं पहले मुझे ये बता दो प्रॉब्लम क्या आएगी, तो मैंने प्रॉब्लम पहले बता दी। अब अच्छी चीज़ क्या है, यूनिवर्सिटीज़ बहुत बड़ी हैं और रशिया के अंदर एक बेसिक मिनिमम जो रिक्वायरमेंट होती है मेडिकल प्रोग्राम स्टार्ट करने की, यूनिवर्सिटी उसको मीट करती है। ऐसा नहीं है कि कोई भी गया और किसी ने भी कोई कॉलेज खोल दिया, छोटा-मोटा कॉलेज है जहाँ फैकल्टी नहीं है, जहाँ स्टाफ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होगा। रशिया के अंदर अगर कोई भी कॉलेज है जिसमें मेडिसिन का प्रोग्राम पढ़ाया जा रहा है, तो वो अच्छा ही होगा, तो ये तो आप मान के चलें। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ नाम मात्र के लिए हैं, उनमें इंडियन स्टूडेंट्स जाते नहीं हैं, वो एनएमसी से अप्रूव्ड भी नहीं है, तो जो भी यूनिवर्सिटी का आपने नाम सुना होगा रशिया के अंदर, 99% चांसेस हैं कि वो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी ही होगी, और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी अगर रशिया के अंदर है तो उसकी पढ़ाई का स्तर अच्छा ही होगा। तो ये तो हो गया। अब अच्छे में आप ज़्यादा अच्छा, कम अच्छा, उसका आप एक रेशियो देख सकते हैं कि कौन सी यूनिवर्सिटी को कितना ज़्यादा एक्सपीरियंस है, तो एक ये चीज़ रशिया के अंदर आपको अच्छी मिलेगी। अब इसके अलावा रशिया में अच्छी चीज़ों की बात करें तो हर यूनिवर्सिटी में आज के समय में आपको 500 से लेके 1500 तक के बीच में इंडियन स्टूडेंट्स मिलेंगे, कहीं-कहीं इससे ज़्यादा भी मिलेंगे। इतने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपको हर यूनिवर्सिटी में मिलेंगे तो होम सिकनेस की प्रॉब्लम कम आती है, और रशिया एज़ अ कंट्री काफ़ी एडवांस है, सेफ एंड सिक्योर है, तो ये सब चीज़ें इंडियन स्टूडेंट्स के लिए रशिया का माहौल अट्रैक्टिव बना देते हैं, और रशियन मेडिकल यूनिवर्सिटी में हर साल हज़ारों की संख्या में, 5000 से ऊपर की संख्या ही है, और ये 10,000 तक भी पहुँच जाती है कभी-कभी, बट मान के चलिए 5000 से कम तो स्टूडेंट्स ने कभी एडमिशन लिया ही नहीं। तो एक ये चीज़ अच्छी रहती है। बाकी जो यूनिवर्सिटीज़ रशिया में प्रूवन इंग्लिश मीडियम की यूनिवर्सिटीज़ हैं, मतलब कि जिनको एक्सपीरियंस है, कम से कम एक बैच पास आउट हो गया हो, इतना एक्सपीरियंस है, तो उनके अंदर प्रोग्राम काफ़ी अच्छा होता है। यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीस आपको 3 लाख रुपए सालाना से स्टार्ट होके लगभग 8-9 लाख रुपए के बीच में पॉपुलर यूनिवर्सिटीज़ और अच्छी यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीस मिल जाएगी। तो इंडियन पेरेंट्स के लिए अफोर्डेबल होता है कि वो अपने बच्चों को वहाँ भेज दें। एक तो ये चीज़ है। अब रशिया नहीं जाना है तो फिर कौन-सी और कंट्री है? ज़्यादातर लोग पसंद कर रहे हैं आज की डेट में सीआईएस कंट्रीज़ को, 3 सीआईएस कंट्रीज़ में, मतलब कि किर्गिस्तान, कजाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान। यहाँ के फ़ायदे और नुकसान के बारे में बात कर लेते हैं। किर्गिस्तान की, जहाँ पे बहुत ज़्यादा इंडियन स्टूडेंट जाते हैं, मतलब रशिया से थोड़े बहुत ही कम जाते होंगे। छोटा-सा देश है, इतनी बड़ी संख्या में जाते हैं। अगर कंट्री का साइज़ देखो, यूनिवर्सिटी का नंबर देखो और फिर इंडियन स्टूडेंट्स की संख्या देखो, तो लगता है कि सबसे ज़्यादा पॉपुलर तो किर्गिस्तान ही है। अब किर्गिस्तान में जाने का फ़ायदा क्या है? सबसे पहले वेल कनेक्टेड डायरेक्ट फ्लाइट, आप इंडिया से पहुँच जाइए 3 घंटे के अंदर। बिश्केक उनकी कैपिटल है, दिल्ली अपनी कैपिटल है, यहाँ से बिश्केक के लिए फ़्लाइट चलती है। 3 घंटे में आप पहुँच सकते हैं, बाकी आपका डोमेस्टिक ट्रैवल होगा इंडिया के अंदर जो होगा। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ बिश्केक के अंदर हैं, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ अदर सिटीज़ में, जैसे ओस, जलालाबाद, वहाँ पर हैं। अब स्टूडेंट्स प्रेफ़र करते हैं कि उनको या तो ओस या जलालाबाद में एडमिशन मिल जाए, अगर बिश्केक में नहीं मिल पा रहा है, और बिश्केक में मिल गया अगर एडमिशन, तो उससे अच्छी कोई बात नहीं है। क्योंकि ये 3 ही यूनिवर्सिटी, अभी मैं यूनिवर्सिटीज़ के नाम भी लेता हूँ क्योंकि ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ वहाँ पर है नहीं ऐसी जिनमें आपको जाना चाहिए, वो ऑप्शंस बहुत लिमिटेड हैं। वैसे नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज़ देखेंगे ना, तो बहुत सारी मिलेंगी। अब कौन-कौन सी यूनिवर्सिटी वहाँ पर अच्छी है? तो बिश्केक में 2 यूनिवर्सिटी हैं। एक है किर्गिज़ रशियन स्लाविक यूनिवर्सिटी और दूसरी है किर्गिज़ स्टेट मेडिकल अकेडमी। इन दोनों को वहाँ की टॉप यूनिवर्सिटीज़ माना जाता है। इसमें रेटिंग वाइज़ और परफॉर्मेंस वाइज़ सुविधाओं के हिसाब से देखेंगे तो केआर रेशियो थोड़ा-सा अपर हैंड पे है। फीस इसकी कंपेयर टू किर्गिज़ स्टेट मेडिकल अकेडमी थोड़ी कम है। तो किर्गिज़ स्टेट मेडिकल अकेडमी ये भी बहुत अच्छा ऑप्शन है, तो इन दोनों में आप समझ के चलिए कि बहुत अच्छा है। फिर एक प्राइवेट मेडिकल इंस्टीट्यूट है, एशियन मेडिकल इंस्टीट्यूट। ये कांत नाम की सिटी में है, बिश्केक से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, तो इसको भी स्टूडेंट पसंद करते हैं कि हम यहाँ चले जाते हैं। अब रीज़न वही है कि अगर उन दोनों में एडमिशन नहीं मिला, केआरएसयू में नहीं मिला, फिर केएसएमए में भी नहीं मिला, तो ज़ाहिर-सी बात है फिर एशियन या फिर लो कॉस्ट आप देखना चाहते हैं कंपेयर टू दीज़ 2 यूनिवर्सिटीज़, तो फिर आप कांट में जा सकते हैं, एशियन मेडिकल इंस्टीट्यूट में। फिर बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो कहते हैं कि हमारे पड़ोस का कोई है, हमने देखा कोई वहाँ पढ़ाई करता है, तो ओस और जलालाबाद ये 2 यूनिवर्सिटीज़ बड़ी फेमस हैं। यहाँ पर इंडियन स्टूडेंट्स को सुविधाएँ इंडियन के हिसाब से ज़्यादा अच्छी मिल रही हैं, प्राइवेट हॉस्टल्स हैं, बहुत सारे इंडियन स्टूडेंट्स हैं, हर साल 600-800 के करीब एडमिशन होते ही हैं, तो हम वहाँ जाना चाहते हैं। तो ओस और जलालाबाद ये 2 सिटीज़ के अंदर यूनिवर्सिटीज़ हैं स्टेट के नाम से, मतलब ओस स्टेट यूनिवर्सिटी, जलालाबाद स्टेट यूनिवर्सिटी, ये भी ठीक ऑप्शन है। अब इसके अलावा जितने भी और ऑप्शन, एक और अच्छा ऑप्शन है बिश्केक में है, वो है आईएसएम, इंटरनेशनल स्कूल ऑफ मेडिसिन नाम है उसका, प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, एक्सपेंसिव है बट वो भी है। अगर आपको केआरएसयू में एडमिशन नहीं मिल पाता, फिर केएसएमए में नहीं मिल पाता, देन फिर आप इनमें से कोई भी आप ट्राई कर सकते हैं। अब बहुत सारी करीब 15 के करीब ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो प्राइवेट हैं। जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं बिश्केक के अंदर, मैं उनको रिकमेंड नहीं करता हूँ। आपकी अपनी चॉइस है कि आप वहाँ जाना चाहें, आपके कोई दोस्त पढ़ते हों या कोई भी और रीज़न हो, वो आप देख लीजिए, बट रिकमेंडेड हमारी तरफ से बिल्कुल भी नहीं है।
फीस में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आता है, 2-4 लाख रुपए का अंतर आएगा पूरे कोर्स के दौरान में, उसमें भी आपको एजुकेशन की क्वालिटी का अंतर बहुत ज़्यादा मिलेगा, तो उसका ध्यान आपको रखना चाहिए। तो ये तो हो गई, अब अच्छी बातें और ख़राब बातें क्या हैं कंट्री की? खराब की बात ये है, अगर प्राइवेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में आपने एडमिशन ले लिया, कल को यूनिवर्सिटी बंद हो गई, चूँकि पहले भी हो चुकी थी, या प्रोग्राम कैंसल हो गया, या कि होता रहता है, बहुत सारे प्राइवेट मेडिकल इंस्टीट्यूट कभी रिकॉग्नाइज़ थे, बाद में कैंसल हो जाते हैं, तो फिर ऐसा होता है कि अब डामाडोल स्थिति है। तो अगर प्राइवेट में जाते हैं तो प्रॉब्लम रहेगी, सरकारी में प्रॉब्लम नहीं रहेगी, या प्राइवेट भी बहुत पुराना है, जैसे आईएसएम बहुत पुराना है, तो उसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आती है। अब इसके अलावा दूसरी चीज़ है कि लोगों को ऐसा लगता है कि हम बहुत हाई-फ़ाई कंट्री में जाना चाहते हैं। बहुत से स्टूडेंट्स और बहुत से गार्जियन हमसे ये बोलते हैं कि किर्गिस्तान छोटा-सा देश है, कैपिटल तो उसकी बड़ी सुंदर सी है, बट इसके अलावा जो और सिटीज़ हैं वो कोई बहुत ज़्यादा हमको चार्मिंग नहीं मिल रही हैं, बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट सिटीज़ नहीं है। मतलब कि जैसे अपने यहाँ दिल्ली, मुंबई, नोएडा, गुड़गाँव और कितने भी ऐसे बड़े-बड़े आप मेगा सिटीज़ हैदराबाद वगैरह को देख सकते हैं। ऐसा नहीं है माहौल। अब बिश्केक को कंपेयर करेंगे तो छोटा शांत खूबसूरत शहर है, बड़ा अच्छा लगता है वहाँ पे। बच्चा बिश्केक है तो ठीक है। लेकिन हम कैसे ऐसे छोटे से टाउन में भेज दें? अब अगर किसी का ये क्राइटेरिया है, तो किर्गिस्तान में फिर उनके लिए बिश्केक है, और बिश्केक भी अगर एक बार यूट्यूब पे डाल के देख लीजिए अपना कीवर्ड डाल के बिश्केक सिटी, अगर आपको पसंद नहीं आती है सिटी, तो फिर ये ऑप्शन आपके लिए नहीं है, क्योंकि वो छोटा-सा देश है। बहुत से स्टूडेंट्स तो नाम ही नहीं सुने होते हैं, आगे किर्गिस्तान नाम की कोई जगह भी है, जब वो मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ के लिए रिसर्च कर रहे होते हैं, कहाँ-कहाँ जा सकते हैं, फीस क्या है, गूगल पे डालते हो आपकी टॉप डेस्टिनेशन क्या कौन से हैं जहाँ एमबीबीएस अब्रॉड में हमको एडमिशन मिल जाए, तब आपको पता चलता है कि भाई टॉप में कंट्री आ रही है किर्गिस्तान की, भाई रशिया, किर्गिस्तान यहीं पे बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स जा रहे हैं। लेकिन अब वो आपको पसंद ही नहीं है, तो कई बार क्या होता है स्टूडेंट कहते हैं कि हम रशिया जाना चाहते हैं क्योंकि सिटीज़ बहुत बड़ी हैं, हम चाहते हैं कि हम एक ऐसी सिटी में रहें, जहाँ पर हमको एक्सपोज़र भी बहुत अच्छा मिले। तो फिर उस केस में आप फिर रशिया जाइए, या कज़ाकिस्तान में अल्माटी सिटी चले जाइए। बिश्केक छोटा-सा टाउन है, मतलब छोटा शहर है, कंट्री भी बहुत छोटी है किर्गिस्तान, तो ये अगर किसी का फैक्टर है, तो यही एक नेगेटिव फैक्टर रहेगा। नेगेटिव भी पर्सनल चॉइस पे डिपेंड करेगा ये। फिर कज़ाकिस्तान की बात कर लेते हैं। कज़ाकिस्तान में कंपेयर टू किर्गिस्तान चीज़ें ज़्यादा एडवांस हैं, ज़्यादा बेटर हैं, बड़ा देश है, ज़्यादा पैसे वाली कंट्री है, वहाँ पर डेवलपमेंट ज़्यादा है, सुविधाएँ भी ज़्यादा मिलेंगी, और आपका खर्चा भी ज़्यादा होगा। तो खर्चा कितना ज़्यादा हो जाता है? 30-40% का अंतर आपका रहेगा किर्गिस्तान और कज़ाकिस्तान में। तो कॉस्ट ऑफ लिविंग हायर है कज़ाकिस्तान के अंदर, फीस भी ज़्यादा है, तो टोटल जो इम्पैक्ट पड़ेगा, जैसे कि आप मान के चलिए कि 7 लाख रुपए पर ईयर में बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी आप बिश्केक में ले सकते हैं। मतलब पर ईयर का 7 लाख रुपए का खर्चा होगा, 40 लाख रुपए में खाने-पीने के साथ में आपका इंक्लूड होके सब कुछ हो जाएगा। लेकिन यही चीज़ अगर आप कज़ाकिस्तान में अल्माटी सिटी में देखेंगे, तो वहाँ भी बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, कज़ाक नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी, बट खर्चा आपका वहाँ 50, 55, 60 के आस-पास जाएगा। तो ये अंतर है केवल कॉस्ट का, बाकी अगर और फैक्टर को देखेंगे तो कज़ाकिस्तान बढ़िया है। अब इंडियन स्टूडेंट्स की संख्या कहाँ पे ज़्यादा है? किर्गिस्तान में ज़ाहिर-सी बात है कि ज़्यादा है, क्योंकि उनको एक्सपीरियंस भी ज़्यादा है, और दूसरी चीज़ है कि उनको वैल्यू फॉर मनी समझ में आता है। लेकिन कज़ाकिस्तान जाने वालों की संख्या भी कम नहीं है, तो ये ध्यान में रखिए कि अगर आपके लिए कंट्री, लोकेशन, सिटी, लाइफ़स्टाइल ये सब फैक्टर हैं, देन कज़ाकिस्तान में अल्माटी सिटी में आपको अच्छी यूनिवर्सिटीज़ के ऑप्शंस मिल जाते हैं। तो आप इस तरह से सिलेक्ट कर सकते हैं। अब बात आती है उज़्बेकिस्तान की। अब उज़्बेकिस्तान किसको एडमिशन लेना चाहिए, किसको नहीं लेना चाहिए? एक फैक्टर आप कहेंगे उज़्बेकिस्तान के अंदर लाइसेंसिंग एग्ज़ाम नहीं होता, बट मैं वो हटा के चलता हूँ, क्योंकि आप मेडिकल की फील्ड में हैं, डॉक्टर बनना है, एक एग्ज़ाम नहीं भी पास करोगे, कल को दूसरा करना पड़ेगा, पीजी करोगे तो एग्ज़ाम देना पड़ेगा, उसके बाद सुपर स्पेशलिटी के लिए अगर यूएस कनाडा का विचार बन गया, वहाँ एग्ज़ाम देना पड़ेगा, एग्ज़ाम से बचोगे नहीं। तो ये छोटा-सा लाइसेंसिंग एग्ज़ाम है, उसको मैं फैक्टर नहीं मानता। लेकिन इसके अलावा भी उज़्बेकिस्तान किसकी प्रेफर्ड चॉइस हो सकती है, कौन-कौन जाते हैं? तो उज़्बेकिस्तान में आप मान के चलिए कि एक ताशकंद में यूनिवर्सिटी है, ताशकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, बहुत अच्छी है, एप्लीकेंट्स की संख्या हज़ारों में रहती है, सीट्स केवल 200 होती हैं, एडमिशन मिलना बहुत टफ होता है, बट वो अच्छी यूनिवर्सिटी है। फिर समरकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, वो भी अच्छी यूनिवर्सिटी है। ये तो हो गए, इसके अलावा बहुत सारी और छोटी-छोटी यूनिवर्सिटीज़ हैं, कुछ ऐसी हैं जिन्होंने प्रोग्राम अभी स्टार्ट किया। अब नेगेटिव पॉइंट की बात कर लेते हैं सबसे पहले कि क्या-क्या खराब है इसमें। तो खराब तो कहेंगे कि कुछ ज़्यादा नहीं है, बट हाँ, कंट्री अंडर डेवलप्ड है, तो एक ये फैक्टर तो रहेगा कि अंडर डेवलप्ड कंट्री है तो आपको बहुत चार्मिंग, बहुत वाइब्रेंट नहीं मिलेगी। कंपेयर टू किर्गिस्तान भी उज़्बेकिस्तान में आपको उतनी ज़्यादा सुविधाएँ या उतनी ज़्यादा बेहतर चीज़ें नहीं मिलेंगी, तो एक तो ये चीज़ हो गई।
दूसरा है कि यूनिवर्सिटी ने मेडिकल का प्रोग्राम हाल ही में स्टार्ट किया है, जो ज़्यादातर यूनिवर्सिटी जिनमें इंडियन स्टूडेंट जाते हैं, समरकंद हो गया या ताशकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी हो गई, बुखारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी हो गई है, इसके अलावा गुलिस्तान स्टेट यूनिवर्सिटी है, कराकल पाक मेडिकल इंस्टीट्यूट है, इस तरह की जो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं उज्बेकिस्तान के अंदर, वहाँ पर मेडिकल का प्रोग्राम इंग्लिश मीडियम में और जहाँ पर इंडियन स्टूडेंट्स का इंटेक हो रहा हो, ये सब स्टार्ट हुए अभी 4-5 साल ही हुए हैं, मैक्सिमम मैं बता रहा हूँ। 2022 के बाद से स्टार्ट होना चालू हुए हैं, उससे पहले बहुत ही कम इंडियन स्टूडेंट जाते थे, जो भी जाते थे ज़्यादातर ताशकंद में जाते थे। तो अब नंबर ऑफ इंडियन स्टूडेंट्स आपको ज़्यादा मिलेंगे इन यूनिवर्सिटीज़ में, लेकिन साथ ही आप ये मान के चलिए कि हाँ, चीज़ें अब ठीक तरीके से मैनेज हो रही हैं वहाँ पर। नया-नया माहौल है, इंग्लिश मीडियम के टीचर भी नए-नए आए हैं, तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। अच्छा, और फ़ायदे की भी बात कर लेता हूँ मैं पहले। ये तो एक एक्सपीरियंस वाली बात हो गई। दूसरा कहते हैं कि भई लाइसेंसिंग एग्ज़ाम नहीं होता है तो हमारे लिए ये फ़ायदा है तो सही। अब आप बचना चाहें तो बच ही जाइए, तो उज़्बेकिस्तान बढ़िया है फिर तो आपके लिए। और उज़्बेकिस्तान में कॉस्ट ऑफ लिविंग ये काफ़ी कम है, कंपेयर टू किर्गिस्तान, कंपेयर टू कज़ाकिस्तान, कंपेयर टू रशिया या इवन चाइना को भी कंपेयर कर लेते हैं। इन सब जगह जहाँ इंडियन स्टूडेंट अच्छी संख्या में जाते हैं, उनमें आपको सबसे कम खर्च वाला डेस्टिनेशन उज़्बेकिस्तान मिलेगा। लेकिन खर्चा कितना कम या ज़्यादा आएगा उससे आपको डिसीजन लेना चाहिए। कई बार गलती इस चीज़ की हो जाती है कि कम खर्चा है, लोएस्ट आपने डाला गूगल पे लोएस्ट एक्सपेंस फॉर एमबीबीएस अब्रॉड कंट्री नेम सजेस्ट कीजिए, कुछ भी डाल दो आज की डेट में तो आप एआई से मैं बता दिया उज़्बेकिस्तान चले जाओ। आपने उज़्बेकिस्तान लिया, आपने दूसरे नंबर पे देखा नहीं, क्योंकि अगर उज़्बेकिस्तान में आपका खर्चा 28 लाख रुपए होना है 6 साल के दौरान, तो 30 लाख रुपए होना है आपका किर्गिस्तान में, 32 लाख रुपए होना है आपका, अगर कोई और कंट्री देख लेते हैं, रशिया की लो कॉस्ट यूनिवर्सिटी देख लेते हैं तो, और कंपेयर करेंगे तो 40 लाख रुपए का खर्चा कजाकिस्तान में जाएगा। मैं ये एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, ऐसा नहीं है कि यही खर्चा है। तो कॉस्ट ऑफ लिविंग में अंतर और यूनिवर्सिटी की फीस में अंतर, इन सब का अंतर एक बार पूरी लिस्ट बना लो, अगर आपको पैसे के हिसाब से ही डिसीजन लेना है तो। फिर आप ये भी देख लो कि अगर 3 लाख रुपए का अंतर है और मैं कंप्रोमाइज़ कर रहा हूँ या कर रही हूँ, 3 लाख रुपए का अंतर आ रहा है फुल कोर्स में, यानी कि साल का 50,000 का अंतर आ रहा है। तो क्या साल का 50,000 रुपए का अंतर मेरे लिए इतना बड़ा है कि मैं अपनी पूरा डिसीजन उसी पे ले लूँ? या फिर ऐसा है कि भाई 50,000 रुपए का अंतर है और मेरे लिए बहुत बड़ी बात है तो मुझे एमबीबीएस अब्रॉड परस्यू नहीं करना चाहिए। कई बार ऐसे एक्सपेंसेस आ जाते हैं, जैसे कि एक फ़्लाइट ज़्यादा लेनी पड़ गई, या कभी किसी काम से इंडिया वापस आना पड़ गया, या कुछ नहीं हुआ चलो फ़्लाइट की कीमत ही बढ़ गई। जैसे रशिया में मॉस्को तक जाने का 15,000 रुपए का टिकट होता था आज से 4 साल पहले। अब आज की डेट में वो खर्चा ही 50,000 हो गया। तो जिन बच्चों ने एडमिशन लिया होगा और ये सोच के लिया होगा कि मॉस्को तक तो 15,000 में पहुँच जाते हैं, आगे डोमेस्टिक 6,000 में पहुँच जाएँगे, तो रशिया तो बड़ा सस्ता है। लेकिन देखते-देखते पिछले 5-6 सालों में रशिया में कॉस्ट ऑफ लिविंग हाई हो गई। तो ऐसा उज़्बेकिस्तान में भी हो सकता है, किर्गिस्तान में भी हो सकता है, कजाकिस्तान में तो ऑलरेडी हाई है तो और हाई हो जाएगा। ये सारे फैक्टर, अगर आप डिसीजन सिर्फ खर्चे के आधार पे ले रहे हैं कि कहाँ कम से कम खर्चा होना चाहिए, तो सारे पॉइंटर्स आप नोट कर लीजिए कि खर्चा कितना कम है, कितना बफर लेके चलोगे आप। तो ये सब चीज़ें हैं। अब फिर भी उज़्बेकिस्तान अगर आपको जाना है, क्योंकि जा रहे हैं इंडियन स्टूडेंट्स, और अगर आप इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेते हैं तो अच्छी बात है, जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। समरकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में हज़ारों स्टूडेंट्स इंडिया से पहुँचे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, अच्छा फीडबैक है, बढ़िया पढ़ के आते हैं। ताशकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में हर साल सैकड़ों इंडियन स्टूडेंट्स ग्रेजुएट होते हैं मेडिकल की डिग्री के साथ में, अच्छा फीडबैक देते हैं। इसके अलावा जो नए-नए मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ ओपन हो रही हैं, या फिर यूनिवर्सिटीज़ के अंदर नया-नया मेडिकल प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है, वहाँ भी फीडबैक बड़ा अच्छा आ रहा है स्टूडेंट्स का। 1 साल हुआ है अभी एडमिशन ओपन हुए, बहुत सारे कॉलेजेस हैं ऐसे, एक-एक करके भाई जो पूरा डिटेल वीडियो बनाऊँगा उसमें सारी यूनिवर्सिटीज़ को कवर करूँगा, हर कंट्री की। अभी मैं आपको बता दूँ कि उनका भी फीडबैक अच्छा आ रहा है कि सब तो ठीक है, टीचर आ रहे हैं, टीचर पढ़ाते हैं अच्छे से, टाइम देते हैं, लेबोरेटरी में सारी सुविधाएँ हैं, हमको कैडेवर वगैरह पे भी डाइसेक्शन कराया जाता है, सब कुछ हमको आता है, तो ठीक चल रहा है सब। और एफएमजी का एग्ज़ाम भी होगा तो पास कर ही लेंगे, तैयारी मेरी अच्छी है, एफएमजी की तैयारी भी करवाते हैं। तो ये सब चीज़ें अच्छी-बुरी हर कंट्री की आप नोट कर लीजिए, और डिटेल में जानना है तो आप मेरे से कनेक्ट हो जाइए इस नंबर पे, और जो भी आपका सवाल है, जो भी है, आप एक बार डायरेक्ट कॉल कर लीजिए इस नंबर पे, आप पूछ लीजिए, और उसके बाद में फिर आगे डिस्कस कर लेंगे और डिटेल में, क्योंकि वीडियो में तो मैं आपको एक जनरल डिस्कशन दे रहा हूँ अभी। आप अगर चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आने वाले समय में आपको डिटेल्ड वीडियो भी मिलेंगी कंट्री वाइज़, कि कौन-सी कंट्री की कौन-सी यूनिवर्सिटी का क्या अच्छा, क्या बुरा है। एक और कंट्री बची, वो है चाइना। चाइना में हर साल इंडिया से 500 के अंदर-अंदर ही एडमिशन हो रहे हैं। मतलब पहले कभी एक ज़माना था जब चाइना में इंडिया से
3-4 हज़ार स्टूडेंट्स तो पहुँचते थे, लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी कि जब रशिया में या उज़्बेकिस्तान, कज़ाकिस्तान में एडमिशन ओपन होते थे, कि ठीक है इंडियन स्टूडेंट्स अब अप्लाई कर सकते हैं, उस समय तक चाइना में एडमिशन क्लोज़ हो चुके होते थे। इंडियन स्टूडेंट्स की फर्स्ट प्रायोरिटी चाइना थी, पड़ोसी देश था, रिश्ते अच्छे चल रहे थे, यूनिवर्सिटीज़ बड़ी-बड़ी थी, रूल्स एंड रेगुलेशन एनएमसी की फ़ेवर करती थी, सब कुछ अच्छा था। तो उसके बाद 2020 के बाद से चाइनीज़ यूनिवर्सिटीज़ और चाइनीज़ गवर्नमेंट और इंडियन गवर्नमेंट के बीच में जो टसल चलती है, कभी अच्छे रिश्ते, कभी खराब रिश्ते, ये सब चीज़ें होती रहती हैं। इंडियन स्टूडेंट्स कहते हैं जहाँ अनसर्टेनिटी है, या इंडियन स्टूडेंट्स क्या कहते हैं, कोई भी कहेगा जहाँ अनसर्टेनिटी है वहाँ पे हमको दूर रहना है। तो अनसर्टेनिटी है चाइना की, रिश्ते अच्छे होंगे कि खराब होंगे कि क्या रहेगा। लेकिन मान के चलिए कि जैसा है वैसा ही रहता है या उससे बेहतर होता है, तो आपके पास चाइना में बहुत अच्छे-अच्छे ऑप्शंस होते हैं। फ़ायदे क्या हैं चाइना में? यूनिवर्सिटीज़, उनकी रेटिंग, रैंकिंग, उनका एक्सपेंडिचर मेडिकल फ़ील्ड में या और सब चीज़ें, वो रिमार्केबल हैं, वो आपको कहीं और नहीं मिलेगी। क्योंकि चाइना एक डेवलप्ड कंट्री है, उनके पास में रिसोर्सेज़ बहुत ज़्यादा हैं, पैसा बहुत ज़्यादा है, उनके पास टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है, वो सबका यूज़ करते हैं और बढ़िया से पढ़ाई करवाते हैं। आप अगर चाइनीज़ यूनिवर्सिटीज़ में जाएँगे, आपको एजुकेशन मिलेगी ज़बरदस्त। चाइना का इंफ्रास्ट्रक्चर, वहाँ की सुविधाएँ, वहाँ की सेफ्टी, सिक्योरिटी सब कुछ बहुत अच्छा है, उसका स्टैंडर्ड अलग है। प्रॉब्लम कहाँ आएगी? प्रॉब्लम चाइना में सिर्फ़ एक चीज़ में आएगी, वो है चाइनीज़ फूड। खाना अगर आप खुद से बनाते हैं तो बहुत बढ़िया है। आप यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में आपको एक किचन अलॉट हो गई, या आपने कोई और तरीका देख लिया खाना, आस-पास में इंडियन रेस्टोरेंट हो गया या कुछ भी और, तब तो ठीक है। लेकिन आप चाइनीज़ खाना खा नहीं पाएँगे। हो सकता है कोई हज़ारों में एक आध स्टूडेंट हो जो कहेगा हम चाइना में जाके चाइनीज़ खाना खा लेंगे। बट आप चाइना में रह के चाइनीज़ खाने पे 6 साल सर्वाइव नहीं कर पाएँगे, यही एकमात्र प्रॉब्लम है चाइना के साथ। फिर आपका पर्सनल मन होना चाहिए कि हाँ, मैं चाइना में जाके रहूँगा। अब मैं आपको बताऊँ कि हर तरह के स्टूडेंट्स को हम देखते हैं। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो चाइना जाते हैं, कहते हैं बड़ी अच्छी जगह आ गए, मज़ा आ गया, यहाँ पे रहेंगे, अच्छी पढ़ाई करेंगे, टीचर बहुत बढ़िया हैं, बहुत सपोर्टिव है। यहाँ टेक्नोलॉजी तो चारों तरफ है, यूनिवर्सिटी में खासकर बहुत अच्छा आ रहा है, मज़ा आ गया, आनंद आ गया मेरे को। और वहीं कुछ ऐसे होते हैं जो पहुँचते हैं, कहते हैं भई मैं तो यहाँ रह ही नहीं सकता, ये कहाँ पे हम आ गए, चाइना में हम कैसे सर्वाइव करेंगे, यहाँ तो खाना ही अलग है, यहाँ तो लैंग्वेज बहुत अजीब सा लग रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा और ये हिम्मत भी नहीं हो रही कि चाइनीज़ लैंग्वेज हम सीख जाएँगे, भले ही आप सीख जाओ, लेकिन शुरुआत में लोगों को लगता है इतनी टफ लैंग्वेज कैसे सीखेंगे? इस केस में चाइना आपको अवॉइड करना चाहिए। तो डिसीज़न आपका है, यूनिवर्सिटीज़ बहुत अच्छी हैं, लेकिन आज के समय में चाइना में सबसे ज़्यादा एडमिशन्स हो रहे हैं, 2 ही यूनिवर्सिटीज़ हैं, एक है शियान जियाओटोंग यूनिवर्सिटी और दूसरी है शामिन यूनिवर्सिटी। दोनों ही वर्ल्ड रैंकिंग 250 के अंदर आती हैं, बहुत शानदार, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी हैं। इन दोनों में बाकी यूनिवर्सिटी के कंपेयर में आपको ज़्यादा इंडियन स्टूडेंट्स दिखेंगे, मतलब 15-20 एडमिशन हर साल इन यूनिवर्सिटीज़ में हो रहे हैं। बाकी में कितने हो रहे हैं? कहीं 2, कहीं 3, कहीं 4। तो होम सिकनेस से बचना है, सेफ़र साइड में एडमिशन लेना है कि ठीक है चाइना भी जाना है, अच्छी यूनिवर्सिटी मिल जाए, बढ़िया रेटिंग वाली, रैंकिंग वाली, तो 2 यूनिवर्सिटी का नाम आप याद कर लीजिए। एक है शियान जियाओटोंग यूनिवर्सिटी, दूसरी है शामिन यूनिवर्सिटी। ये दोनों ही चाइना की बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं। अब समराइज़ कर देता हूँ 2 मिनट के अंदर आपको सारी बातें जो आपने इस वीडियो में सुनी होंगी। रशिया क्यों जाना चाहिए? रशिया जाना चाहिए आपको अगर आपको एज़ अ कंट्री रशिया पसंद है। दूसरी बात है ओल्ड यूनिवर्सिटीज़ में आपको स्टडी करनी है, इंडियन स्टूडेंट्स के बीच में रहना है, कॉस्ट ऑफ लिविंग आपको उतनी मैटर नहीं करती और जो अनसर्टेनिटी है कि पैसा कल को ज़्यादा खर्चा हो जाएगा, वो सब इतना मैटर नहीं करता। दूसरी बात है कि ये जो भी और सैंक्शंस वगैरह हैं, बैंकिंग वगैरह का जो भी चल रहा है, उसको आप उतना ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक नहीं मानते। इंडियन स्टूडेंट्स 2022 के बाद से लगातार बढ़ रहे हैं रशिया में, तो लोगों का जो विश्वास है वो अच्छा है। आप यूनिवर्सिटी सिलेक्ट कर सकते हैं रशिया की। सबसे पहली बात कि कहाँ जाना चाहिए, तो जाने के लिए आपके पास ऑप्शन 5 ही हैं, रशिया, चाइना, उज़्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, कज़ाकिस्तान। अब इनमें सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स कहाँ जा रहे हैं? वो रशिया जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? क्योंकि रशिया में इंडियन स्टूडेंट्स ज़्यादा जाते हैं, इंडिया-रशिया के रिलेशन अच्छे हैं और वहाँ पर इंडियन स्टूडेंट्स को ढलने में दिक्कत नहीं होती है। ज़्यादा नंबर ऑफ इंडियन स्टूडेंट्स मिलते हैं तो चीज़ें बढ़िया रहती हैं वहाँ पर। इसलिए रशिया में सबसे ज़्यादा इंडियन स्टूडेंट्स जा रहे हैं। दूसरे नंबर पे कहाँ जा रहे हैं? दूसरे नंबर पे जा रहे हैं किर्गिस्तान। क्यों दूसरे नंबर पे आ रहे हैं? क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ कम है, कंट्री छोटी है। ठीक है, रशिया में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, बहुत ज़्यादा लोग जाते हैं, बहुत बड़ी कंट्री है। किर्गिस्तान कंपेयर करेंगे रशिया से तो वो कंपेयर भी नहीं कर सकते आप, बहुत छोटा है। लेकिन फिर भी लगभग बराबर इंडियन स्टूडेंट्स जाते हैं। वहाँ भी बहुत ज़्यादा इंडियन स्टूडेंट किर्गिस्तान में भी जा रहे हैं। किर्गिस्तान में जा रहे हो तो कहाँ पे आपको जाना चाहिए? कौन-सी जगह आपको पसंद करनी चाहिए? वो कैपिटल में आपको मिलेंगी 3 यूनिवर्सिटी बिश्केक के अंदर, सबसे अच्छी है केआरएसयू, दूसरी है केएसएमए, तीसरी है आपको एशियन। एशियन प्राइवेट है, बाकी दोनों सरकारी हैं। इसके अलावा तीसरी चीज़ कि अगर किर्गिस्तान में भी एडमिशन नहीं मिला, रशिया भी हम जाना नहीं चाहते, तो फिर हम कहाँ जाएँ?
फिर आप कजाकिस्तान जाइए। कजाकिस्तान में अल्माटी सिटी में कजाक नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी है, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। खर्चा ज़्यादा होगा, उस चीज़ के लिए आप तैयार रहें। कितना ज़्यादा होगा? बाकी जगह के कंपेयर में आपका लगभग 30% की कॉस्ट ज़्यादा जाएगी। चौथी चीज़, उज़्बेकिस्तान जाएँ या ना जाएँ तो बिल्कुल जाइए, लेकिन इन्फॉर्म्ड डिसीजन लीजिए। आपको पता होना चाहिए कि उज़्बेकिस्तान के अंदर अभी बहुत ज़्यादा मेडिकल एक्सपीरियंस नहीं है यूनिवर्सिटीज़ को, पहली चीज़। दूसरी चीज़ है कि इंडियन स्टूडेंट्स जा रहे हैं, उनका फीडबैक पॉजिटिव है, तो ये ध्यान में रखना चाहिए। तीसरी, कॉस्ट ऑफ लिविंग आपकी बचेगी, मतलब खर्चा कम होगा और यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीस भी काफ़ी कम है। तो उज़्बेकिस्तान आपके लिए अच्छा डेस्टिनेशन हो सकता है, बशर्ते आप ये ना मान के चलें कि आप एक ऐसी यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं जिसका कोई मुकाबला ही नहीं है, उससे अच्छी कोई दूसरी यूनिवर्सिटी ही नहीं है। हमारे पास ऐसे स्टूडेंट्स आते हैं, उनका ये माइंडसेट होता है। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इस तरह से जाएँगे ना तो फिर प्रॉब्लम आएगी। तो पहले एक अच्छी तरह से जाँच-पड़ताल कर लें। चाइना बिल्कुल आपके ऊपर है, चाइना जाएँ कि ना जाएँ वो डिपेंड करेगा। आप चाइना में 6 साल रह सकते हो कि नहीं रह सकते हो। अगर आपको अच्छा लग रहा है चाइना में रह सकते हो तो आप बिल्कुल जाइए, यूनिवर्सिटीज़ बहुत अच्छी है। अब खर्चा कहाँ पर कितना होगा एवरेज में? 6 साल के बजट की बात करता हूँ टोटल, जिसमें आपका ट्यूशन फीस, हॉस्टल फीस, मेडिकल इंश्योरेंस, खाने का खर्चा, फ्लाइट का खर्चा, सब कुछ पकड़ लो आप। तो रशिया में आज की डेट में 6 साल में 45 लाख रुपए का खर्चा हो जाएगा, फीस प्लस पर्सनल एक्सपेंस प्लस बाकी सब मिला लो आप। यही चीज़ 40 लाख रुपए के अंदर आप कंप्लीट कर लोगे अगर आप जाते हो किर्गिस्तान, मतलब यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। उज़्बेकिस्तान जाते हो तो भी आप 38 लाख रुपए या इससे ऊपर के बजट में, मतलब कम से कम 38 होना चाहिए, यहाँ पर आपका इतना खर्चा हो जाएगा इंक्लूडिंग एवरीथिंग। इसके अलावा चाइना जाते हो तो 50 से ऊपर का खर्चा होगा, कजाकिस्तान जाते हो तो 50 से ऊपर का खर्चा होगा। तो ये तो चीज़ें हो गई खर्चे वाली बात। अगले वीडियो में बात करेंगे कि यूनिवर्सिटी कौन-कौन सी अच्छी है, कहाँ पर कितना खर्चा होगा, एक्चुअल कितना, कहाँ-कहाँ, किस-किस तरह से खर्चा होगा, ट्यूशन फीस कितनी, हॉस्टल फीस कितनी, यूनिवर्सिटी कौन सी अच्छी। अगर आपको चाहिए तो मैं डिटेल में वीडियो बना दूँगा आपको, बिल्कुल एक-एक पॉइंट के साथ में, हर यूनिवर्सिटी का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से लेके अच्छी-बुरी सब बातें बताऊँगा उसमें। आप अगर चाहिए तो कमेंट करके बता दो। वैसे भी मैं बनाऊँगा तो सही, लेकिन अगर कोई स्पेसिफ़िक आपका टॉपिक है तो वो भी आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए। अगले 10-12 दिनों में मैं कोशिश करता हूँ कि सारे वीडियो रिलीज़ हो जाएँ। तो बाकी ये वीडियो आप तक पहुँचे उसके लिए सब्सक्राइब कर लीजिए, और बाकी अगर वीडियो अच्छा लगा तो उसको अपने दोस्तों के साथ फॉरवर्ड कर दीजिए। तो स्टे कनेक्टेड। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ ग्रेट डे। बाय बाय।